नमस्कार दोस्तों। जब भी कभी सच बोलने का जोखिम दिमाग में आता है या ये ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग भी जिनसे मेरा 10-20 सालों का परिचय है, वो लोग भी जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो लोग भी जो कभी एक साथ काम किया करते थे, या वो लोग जो मेरा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो लोग जो मेरे खिलाफ लामबंद होकर मेरे लिए कभी कोई अप्रिय स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो मुझे प्रेमचंद की ये लाइन याद आती है जो करीब करीब 100 साल पहले पंच परमेश्वर में एक किरदार की जुबान से निकली। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। आज भी वो लाइन मुझे याद आई है। वो इसलिए याद आई है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में संपादकों के एक संगठन की इमरजेंसी मीटिंग का जिक्र किया था। संपादकों का वो संगठन जो 6 साल से मुर्दा है, जिसकी कोई बैठक नहीं हुई, किसी तरह की आपसी कोई सहमति या आपसी विवाद या संवाद कुछ भी नहीं हुआ 6 साल से। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई एसएमएस नहीं है। लेकिन वो संगठन, संपादकों का वो संगठन जो करीब करीब मुर्दा था, वो जिंदा हुआ है कल। उसमें जान फूकी जा रही है। क्यों फूकी जा रही है? क्योंकि उस संगठन का को एक नया मकसद मिला है। मकसद ये कि जिन गोदी एंकर्स को या जिन नफरती एंकर्स को या सरकार के एजेंडे पर चलने वाले जिन एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने बहिष्कृत किया है, उन एंकर्स का बचाव कैसे किया जाए, या उन एंकर्स का बहिष्कार कैसे वापस करवाया जाए, या उन एंकर्स के लिए विपक्षी दलों से बातचीत करके कोई रास्ता कैसे खोला जाए, या कुछ और एंकर्स का नाम आने वाले दिनों में ना हो। इसलिए संपादकों की संस्था या संगठन की इमरजेंसी बैठक आज हो रही है। कल मैंने इस पर वीडियो किया था। सुबह से 2-4 पुराने साथियों ने मुझे फोन किया कि क्यों सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, क्यों ऐसा चाहते हो कि सारे लोग तुम्हारे खिलाफ लामबंद हो जाएं, क्यों ऐसा आप चाहते हैं कि इतने चैनलों के संपादक, बड़े बड़े मालिक, सरकार से सीधा कनेक्शन, जबरदस्त उनका असर, और आप वीडियो में ये सब बात करते हैं। सब लोग अगर आपके खिलाफ लामबंद हो गए तो आने वाले समय में कभी मुश्किल हो सकती है, कोई केस मुकदमा हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसका आप सामना न कर पाए। उनके पास वकीलों के दस्ते हैं और आप एक सिंगल यूनिट की तरह यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसी कुछ नसीहतें मुझे 4-5 लोगों ने सुबह दी। तो फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। क्या चुप हो जाना चाहिए? क्या ये चिंता करनी चाहिए कि अब ये सब एकजुट हो गए, या इनमें से ज्यादातर लोगों ने कुछ मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे लगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बात तो कहनी चाहिए, और बात इसलिए भी कहनी चाहिए कि बहुत अहम है। जरा सोचिए कि वो 14 एंकर्स जिन पर संगीन आरोप है और पुख्ता आरोप है, और उस आरोप की बुनियाद है, कोई हवा हवाई नहीं है, साफ आरोप है कि उन लोगों ने कई सालों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली पत्रकारिता की, नफरत बढ़ाने वाली पत्रकारिता की, अपनी बहसों में, अपने शोज में हर रोज एक धर्म को टारगेट किया, खुद को सनातनी घोषित किया, हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी बने, सत्ता के पक्ष में उन्होंने एजेंडा चलाया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सत्ता के लिए नैरेटिव सेट किया, विपक्ष को टारगेट किया, और इन सब के अलावा वो काम किया जो कहीं से पत्रकारीय दायित्व नहीं है, जो सबसे बड़ा काम है, देश को, समाज को बांटने वाला काम, घोषित तौर पर। अब अगर उन एंकर्स को बचाने के लिए संपादकों का मुर्दा संगठन जिंदा हो जाए और उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया जाए, तो क्यों न बात कहनी चाहिए। तो कल कुछ वीडियो में बताया, उसका एक्सटेंडेड हिस्सा आज की बैठक है दोपहर 2 बजे। संपादकों के इस संगठन के जितने मेंबर्स हैं उनको उस बैठक में बुलाया गया। बैठक का एजेंडा कल देर रात सबको मेल कर दिया गया। 3 एजेंडे हैं, जिसमें आगे के इलेक्शन को डिस्कस करना है, उसके बाद कोई और इशू है तो डिस्कस करना है, लेकिन मुख्य एजेंडा नंबर 2 टू डिस्कस बैन ऑन फ्यू जर्नलिस्ट बाय इंडिया। तो मकसद यह है कि जिन पत्रकारों को बैन किया गया है उन पर कोई फैसला हो, उन पर बात हो, कोई स्ट्रेटजी बने, कोई कमेटी बने, कोई संवाद का रास्ता खोले इंडिया घटक दलों से, या फिर आगे की रणनीति बनाए कि अगर आप बहिष्कार वापस नहीं लोगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये बैठक हो रही है। और क्यों कहा मुर्दा, कल के वीडियो में बताया। अब उस संपादकों की संगठन जिसका गठन 2009 में हुआ था और जो 2017 में आखिरी बार इलेक्शन हुआ था, मैं भी उसका एक सदस्य
हूँ महासचिव था, सुप्रिया प्रसाद जो आज तक के डायरेक्टर हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं, 2 उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिबांग और अर्नब गोस्वामी, ट्रेजरर अजय कुमार हैं और एग्जीक्यूटिव में 10 या 12 मेंबर्स हैं। 40 से 45 लगभग मेंबर्स हैं। दिलचस्प बात यह हुई है, सुनिए गौर से, दिलचस्प बात यह हुई है कि जो एंकर्स 14 एंकर्स जिनका बहिष्कार किया गया, जो बहिष्कृत हैं इंडिया गठबंधन के लिए, उनमें से 2 एंकर जो उस संपादकों की संस्था के, संपादकों के उस संगठन के, जो बार बार कह रहा हूं 6 साल से लगभग मुर्दा है, जिसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसके सदस्य नहीं थे। कल ये तय हुआ होगा कि आज मीटिंग करनी है, इमरजेंसी मीटिंग, और उस तय होने के साथ ही 2 ऐसे एंकर्स को उस संगठन का सदस्य बना लिया गया। मतलब आपात बैठक से ठीक पहले 2 ऐसे एंकर उस संगठन के सदस्य बन गए जो बहिष्कृत हैं, जिनका बहिष्कार किया गया। वो आगे बताता हूं, पहले जरा सुनिए कि आज क्या हो सकता है। और आज मैं उन संपादकों से भी अपील करूंगा जो इस बैठक में जा रहे हैं, चैनल के उन पत्रकारों से भी अपील करूंगा जो इस बैठक में जा रहे हैं। कौन कौन लोग जा सकते हैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, मेंबर्स, जरा जाइएगा तो सोचिएगा। और जो संपादक इस बैठक में होंगे कि क्या आप संपादक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, क्या ऐसे नफरती, सांप्रदायिक और सत्ता के चाटुकार एंकर्स को कवर फायर देकर, उनके पक्ष में खड़े होकर, उनके लिए गोलबंदी करके या उनके पक्ष में कोई फैसला करके, क्या आप पत्रकारिता का में पलीता नहीं लगा रहे जो पहले से आप कई सालों से लगा रहे हैं? जो बची खुची साख, जो शायद कहीं बची नहीं, अगर कहीं 1-2% भी है, वो उसको भी खत्म करने पर नहीं तुले। हालांकि मेरे हिसाब से बची नहीं है, कोई बचा नहीं। हम में सब नंगे हो चुके हैं, और नंगे इस कदर हो चुके हैं कि उन्हें अब कोई शर्म भी नहीं आती। उन्होंने तय कर लिया है कि हम बेशर्म हैं, हमारी मोटी चमड़ी है, हम गैंडे से भी मोटी खाल है, आपको जो कहना है कहते रहो, हमको जो करना है कहते रहे। 2 कौन सदस्य जिन्हें बनाया गया, उससे पहले आपको बता दें, यह बैठक अहम है, इसलिए मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूं। और मैं आपके दीन, ईमान और आप में थोड़ा सा भी, अगर आपके भीतर किसी भी तरह से आपके भीतर कोई भी ईमानदारी है तो उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका ज़मीर अगर पूरी तरह से मुर्दा है तो मेरे वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका ज़मीर अगर थोड़ा भी जिंदा है, थोड़ी भी उसमें धड़कन है, थोड़ी भी धड़कन है, थोड़ी भी बार बार कर रहा हूं, तो धड़केगा। और आप उस मीटिंग में कहेंगे कि नहीं, उन एंकर्स का बचाव हम नहीं कर सकते अगर वो एंकर सुधरे नहीं। अगर एंकर सुधरेंगे फिर हम पुनर्विचार करेंगे, आप यही कहेंगे। लेकिन देखना है आप क्या कहेंगे, जो कहेंगे मुझे पता चलेगा, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, स्क्रीन पर कुछ नाम हैं जो उस संपादकों के संगठन ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ और जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। शाजी जमा, जो कभी एबीपी न्यूज़ के एडिटर थे, अभी बाद में पीटीआई में थे, अभी शायद कुछ अपना काम कर रहे हैं। सुप्रिया प्रसाद जो प्रेसिडेंट हैं, आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर हैं। अजीत अंजुम, मैं जो महासचिव था, मेंबर हूं, महासचिव पद से मैंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की वजह थी क्योंकि सुधीर चौधरी उसी संगठन में वापस आ रहा था जिस सुधीर चौधरी को 2012-13 जब भी नवीन जिंदल कास्टिंग हो गया था, जिसे बाहर किया गया था, वही सुधीर चौधरी वापस आ रहा था। चैनलों का एजेंडा डिरेल हो चुका था, सांप्रदायिक कवरेज ऐसा हो चुका था जिस पर कोई संवाद आपस में हो नहीं सकता, ऐसी स्थिति बन गई थी। हमने सोचा इससे मुक्ति पाना जरूरी है, मैंने इस्तीफा दे दिया था। खैर, विनोद कापड़ी, एनके सिंह जो हमारे टीवी पर कभी कभी हमारे वीडियो पर आप देखते होंगे, कंवर वहीद नकवी आज तक के पूर्व डायरेक्टर, सुप्रिया प्रसाद से पहले, अर्नब गोस्वामी, ये सब मेंबर हैं। रिपब्लिक टीवी के मुखिया प्रशांत टंडन जर्नलिस्ट हैं। राहुल कमल आज तक ग्रुप में, टीवी टुडे ग्रुप में हैं। दिबांग सीनियर जर्नलिस्ट, दीपक चौरसिया, सतीश केसिंग, मिलिंद खांडेकर, राजदीप सरदेसाई उसी संस्था में काम करते हैं, इंडिया टुडे के लिए शोज करते हैं। सवाल आज राजदीप पर भी होगा। मिलिंद खांडेकर, माफ करें उनका नाम लिया, संजीव पालीवाल आज तक ग्रुप में है। शैलेश कुमार पहले आज तक और कई चैनलों के संपादक रहे। आलोक जोशी, सत्य हिंदी पर आप देखते होंगे इन्हें, सीनियर जर्नलिस्ट रहे सीएनबीसी आवाज में। अमिताभ, अजय कुमार, विनय तिवारी, वाशिंद मिश्रा, वीबीपी शर्मा, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, जो नफरती बहसों के लिए, खुलेआम बैटिंग करने के लिए कुख्यात रहे। राहुल शिवशंकर अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है एक चैनल को, पहले टाइम्स नाउ से रिपब्लिक टाइम्स नाउ में थे, अभी किसी चैनल में ज्वाइन किया, माफ करिए। सुमित अवस्थी, अंजनाम कश्यप, अभिषेक कपूर, दीप उपाध्याय, अभिजीत दास, अशोक सिंघल, किशोर आजवानी, रजनीश आहूजा, सोनिया सिंह एनडीटीवी,
संजय ब्राटा पता नहीं अभी किसी चैनल में है या नहीं बता सकता। राजेश रैना न्यूज़ 18 के रीजनल के हेड। अब ये तो मेंबर्स हैं, इनमें से कौन लोग आज बैठक में जाएगा अभी जानकारी नहीं है। जो हमें जानकारी मिल रही 24, 26, 25 लोग जा सकते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी की जा रही है। सब आए और कैसे हाउस जो जनरल बॉडी मीटिंग है उस मीटिंग में कैसे उन एंकर्स के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित हो या कोई कमेटी बना दिया जाए 3-4 सदस्यों की, जो कमेटी विपक्षी नेताओं से बात करे, उनके बहिष्कार को वापस करे या फिर आगे कोई रिकमेंडेशन करे। लेकिन एक अहम बात हुई है, 2 एंकर्स को इसमें कल जोड़ा गया है। एंकर कौन है? स्क्रीन पर देखिए, नाम आ रहा है रूबिका लियाकत, अमीश देवगन। अमीश देवगन इस संपादकों के इस संगठन के सदस्य नहीं थे कल के पहले तक या परसों के पहले तक, जब कल परसों में डेवलपमेंट है। अमीश देवगन आर पार नाम का शो करते हैं। भारत के चंद कुख्यात एंकर, बल्कि के टॉप कुख्यात एंकर्स की लिस्ट बनाई जाए, टॉप 3, उसमें से ये टॉप 3। हर रोज 365 दिन में से जितने भी दिन ये शो करते हैं, इनके शो का एक ही एजेंडा होता है, नफरत नफरत, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। खुद को सनातनी कहता है, देश में अल्पसंख्यक आबादी को देश विरोधी कहता है, विपक्ष को टारगेट पर रखता है और मोदी की सत्ता के सामने लेट जाता है, कहें लौट जाता है। खुद को एंकर कहता है और आर पार नाम का शो करता है। और आज इसलिए मैं ये बात अपनी कह रहा हूं कि हमारे लिए भी आज आर पार का दिन है। आर पार का दिन है आपके लिए भी दर्शक के नाते। आप तय करिए कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सब लोग लामबंद होकर भी अपने को सुधारने वाले नहीं हैं, सुधरने के लिए किसी तरह का उपक्रम करने वाले नहीं हैं। इनके भीतर वो प्रवृत्ति आ चुकी है जिस प्रवृत्ति को ये सही मानते हैं और उसके पक्ष में ये लामबंदी कर रहे हैं। ये नहीं सुधरेंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो दर्शक को तय करना है। आप तय करिए आज। अब वो वक्त आ गया है, देश समाज और हमें और आपके बीच दीवार खड़ी करने वाले लोग, पत्रकार या एंकर खुद को भले कह लें, लेकिन है नहीं। वो जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं वो देश के लिए अब खतरनाक है। हमारे गली मोहल्ले, घर, व्हाट्सएप, परिवार, हर जगह हिंदू मुसलमान नफरत नफरत नफरत। ये कैसे पहुंच रहा है? एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बीजेपी की आईटी सेल, तमाम फर्जी बातें और ऐसे लोग जो हमारे आपके जहन को जहरीला बना रहे हैं कई सालों से। अब स्थिति ऐसी हो गई है, सिर से ऊपर पानी गुजर रहा है, और यही स्थिति विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लगा, तभी उन्होंने तय किया हम इनका बहिष्कार करेंगे। अब बहिष्कार के खिलाफ ये एकजुटता है, और ये एकजुटता तब है जब ब्रॉडकास्ट एडिटर्स के संगठन की 6 साल से कोई बैठक नहीं हुई। आखिरी इलेक्शन 2017 में हुआ तो 2 साल का टेन्योर होता है। उस हिसाब से 2019 में इलेक्शन होना चाहिए था, थोड़ी देर से होता तो 20 में होना चाहिए था। तो जिस संगठन का 2 साल बाद इलेक्शन नहीं हुआ, जिस संगठन की कोई मीटिंग नहीं हुई, जिसकी कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, जिसकी कोई जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, वो संगठन जो मुर्दा हो चुका है 6 साल बाद कैसे बैठक कर सकता है? 6 साल बाद, जिसमें 6 साल में 3 बार इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो इलेक्शन नहीं होने के बाद आज आप भेज रहे हैं कि इलेक्शन भी एजेंडा है। लेकिन मुख्य एजेंडा तो दरअसल यह है कि एंकर्स जिनका बहिष्कार किया उनके बचाव के लिए क्या रणनीति बनाया जाए। तो यह संगठन तो डिफंक्ट है, अगर चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से देखें, उसके संवैधानिक व्यवस्था के लिहाज से देखें। और इसलिए एकजुटता है कि इसमें आप सभी सदस्यों को इसलिए बुला रहे हैं और उसके पहले नए सदस्य बना रहे हैं, रूबिका लियाकत और अमीश देवगन या कोई और को, ताकि वो सब लोग आए और उसके बाद एक बड़ी सभा में एंकर्स के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित किया जा सके। तो सवाल यह है सबसे बड़ा कि होना तो यह चाहिए था कि अगर कोई ऐसी बैठक बुला रहे हैं तो जिन एंकर्स का बहिष्कार किया, जो दरअसल दागी हैं या जो आरोपी हैं, उनको इस बैठक से बाहर रखना चाहिए था, रिक्यूज करना चाहिए था उन्हें भी, और वो बाहर रहते और बाकी लोग बात करते। लेकिन उसी बैठक में उन एंकर्स को भी आप बुला रहे हैं जिन एंकर्स पर आरोप हैं, जिन एंकर्स पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप है, बल्कि उन्हें आप मेंबर बनाकर बुला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसको क्यों ना मतलब निकाला जाए कि दरअसल इस एजेंडे के पीछे एक चाल है और ये एकजुट शक्ति प्रदर्शन है उस मुर्दा संगठन को जिंदा करने की कवायद के साथ, जिस संगठन ने 6 सालों में कोई बैठक नहीं की, आपसी कोई संवाद नहीं है, कंटेंट इतना घटिया स्तर पर होता चला गया। इतने मौके आए 6 साल में जब ये संगठन जिंदा हो सकता था, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स आपस में बात कर सकते थे, कंटेंट के पतन पर कोई एक राय बना सकते थे, कोई कम्युनिकेशन आपस में स्थापित कर सकते थे। नहीं किया। सबने मिलजुल कर
चाहे कोविड काल में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो, जिन्हें कोविड काल में कोविड बम तक कह दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ महीनों तक कोविड काल में उन्हें कोरोना का करियर घोषित किया गया। रिया चक्रवर्ती के मामले में क्या हुआ आपने देखा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ महीनों तक आपने देखा। वो ड्रग दो का तमाशा आपने टीवी चैनल पर देखा। वो लगातार सुशांत राजपूत की मौत को, जो हत्या साबित नहीं हो पाई बाद में कई तरह की जांच में, उसको हत्या साबित करते हुए खुद ही जज, जूरी और चीफ जस्टिस बनकर, और उसके बाद हत्यारी रिया चक्रवर्ती को घोषित करते रहे। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा आपको पता होगा शायद। ऐसी घटनाएं, ऐसे वाकये कई हैं जब ये लोग एक्सपोज हुए, लेकिन कहां अपनी फितरत से बाज आते हैं। फेक न्यूज, फर्जी खबरें विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। बुलंदशहर में अगर कोई मंदिर पर हमला हो जाता है आधी रात को, तो बिना जाने बिना सोचे एक तरफा एजेंडा चला देते हैं कि मुसलमानों की तरफ इशारा करके मुसलमानों ने किया। बाद में राज खुलता है, पुलिस जांच करती है, पता चलता फेक न्यूज था। दरअसल वो मंदिर पर हमला करने वाले, मूर्तियां तोड़ने वाले 5 शराबी हिंदू थे, तब वो गुम हो जाते हैं। ऐसी कितनी घटनाओं का जिक्र करो जो इन लोगों ने इतने 5 सालों में, खास तौर से 5 सालों में किया है। लेकिन कभी कोई माफी मांगी, कभी किसी ने अफसोस जताया, कभी किसी ने कहा कि उनसे यह गलती हुई है और यह भूल सुधार करेंगे, एक बात हो तो कभी नहीं किया। रिया चक्रवर्ती को विलेन बनाया, उस लड़की के साथ नाइंसाफी की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ साजिश रची गई। समीर वानखेड़े नाम का एक एनसीबी का अधिकारी, जिस पर आरोप लगे करोड़ों रिश्वत मांगने के, आर्यन खान को विलन बनाया, ड्रग डीलर से कनेक्शन उसका स्थापित कर दिया। और आर्यन खान को ऐसा लगा जैसे आर्यन खान रोज 1 किलो नशे का सामान लेता हो। लेकिन आर्यन खान को फंसाने की साजिश का जब खुलासा हुआ तो ये सब चुप्पी साध गए, क्योंकि समीर वानखेड़े नाम का शख्स, उसको हीरो बनाते हुए ये लोग लगातार कारपेट बॉम्बिंग की तरह कवरेज करते रहे। क्या किसी ने माफी मांगी? किसी ने किसी गलती के लिए माफी मांगी कि हमने गलत किया? एक बार भी नहीं मांगी। तो फिर देश में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ये लोग आज एकजुट हो सकते हैं उस एडिटर्स के संगठन के प्लेटफॉर्म पर। और एडिटर्स का वो संगठन जो कंटेंट को सुधारने के लिए बना था, वो संगठन आज इनके बचाव में आ सकता है। तो इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? वो संगठन जिसमें कई संपादक उस वक्त थे जिन्होंने उसके संगठन के बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से ज्यादातर आप उसमें नहीं है, लेकिन आप उसमें ऐसे लोगों को जोड़ भी रहे हैं जो आए और उसके बाद वहां लामबंदी हो, अचानक रूबिका लियाकत मेंबर बन जाती है। अरे भाई, ऐसी बेईमानी तो मत करिए कि जिसे बहिष्कार किया गया है और जिसके बहिष्कार करने पर आप फैसला करने वाले हैं या मीटिंग कर रहे हैं, उसे एक दिन पहले आप उस संगठन का सदस्य बना ले रहे हैं ताकि उस बैठक में आए और अपनी बात रखे और आप उसके बाद उसके हिसाब से फैसला करें। बैठक तो वो भी हुई थी, इंडिया टुडे के उसी बिल्डिंग में हुई थी, जिस बैठक में सुधीर चौधरी के स्टिंग ऑपरेशन का रिव्यू, प्रीव्यू, जो भी कहे, जांच राहुल कंवल, एनके सिंह दिवांग ने की थी। अगर मुझे 3 नाम याद है, कल के वीडियो में बता दें। जब ब्रॉडकास्ट एडिटर्स की बॉडी की कमेटी बनी थी स्टिंग ऑपरेशन के बाद, 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग वाले वीडियो के वायरल होने के बाद, नवीन जिंदल के आरोप के बाद, तो हम लोगों को लगा कि अब क्या करना चाहिए। 2 बैठकें मेरे दफ्तर में हुई थी, तब मैं न्यूज़ 24 में था। एक कमेटी बनी 3 सदस्यों की। हुआ ये कमेटी उस वीडियो को देखे और तय करे कि ये जो आरोप हैं वो सही है क्या। स्टिंग ऑपरेशन में सुधीर चौधरी और उनके साथ जो समीर अहलुवालिया थे, ये डील करते हुए 100 करोड़ मांगते हुए दिख रहे हैं। देखा गया, इंडिया टुडे की उसी बिल्डिंग में बैठक हुई और उस कमेटी ने माना कि हाँ, इसमें प्राइमा फेसाई केस बन रहा है। और उसके बाद ब्रॉडकास्ट एडिटर से सुधीर चौधरी को बाहर किया गया था, जिसके बदले उसने केस कर दिया था मानहानि का एडिटर्स की बॉडी पर। और आखिर में कोई रास्ता निकला और वो फिर सुधीर चौधरी उसी बॉडी में वापस आए। मैं उस इस्तीफा दे के बाहर आ गया। मैं आज मीटिंग में नहीं जाऊंगा, नहीं जा रहा हूं। मैंने कल ही कह दिया, जाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वहां का मकसद अगर ये, अब जैसा कि मैंने कहा कि जो दागदार इस सेंस में है कि जिन पर नफरती और सांप्रदायिक पत्रकारिता करने के आरोप हैं, घोषित, स्पष्ट, सुचिंतित और सबूत के साथ, जिसकी तस्दीक हम, आप, हर आदमी कर सकता है और उन चैनलों में काम करने वाले लोग भी कर सकते हैं। मुझे पता है, चाहे आज तक हो, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे कोई भी चैनल हो, हर चैनल में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर होंगे, कुछ ऐसे रिपोर्टर होंगे जो बेचैन होंगे कि क्या हो रहा है, जो लाचार होंगे कि हम इसको रोक नहीं सकते, जिन्हें लगता होगा कि ये क्या स्थिति आ गई पत्रकारिता की,
इतनी बेशर्मी कैसे कर सकते? लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो निर्णायक स्थिति में नहीं है। निर्णायक स्थिति में कौन है? एडिटर, संपादक। तो संपादकों के लिए आज अपना धर्म निभाने का वक्त है। क्या संपादक अपना धर्म निभाते हैं? मुझे याद है जब वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो प्रधानमंत्री थे 2002 में, उन्होंने गुजरात दंगों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप राजधर्म निभाइए। मैंने मुख्यमंत्री से यही कहा है कि आप राजधर्म निभाइए। तो आज संपादकों को अपना धर्म निभाने का दिन है। इस मीटिंग में जो भी लोग इनमें से जा रहे हैं, कहा जा रहा है 24-25 लोग हो सकते हैं, उन्हें आज अपना संपादकीय धर्म, पत्रकारीय धर्म को निभाने का वक्त है। उन्हें चुनौती है कि कैसे उस स्थिति में कोई कमेटी बनकर और उस एंकर्स को या उन एंकर्स को बेदाग साबित करने के लिए कोई रिपोर्ट बनाए, या उन एंकर्स के गुनाह को न माने, या उन एंकर्स को क्लीन चिट दे। कैसे? एक स्थिति ये हो सकती है कि एंकर्स माने कि हाँ गलत कर रहे हैं, सुधरने की कुछ कोशिश करें, आने वाले दिनों में कुछ दिखाएं। कई बार वो कहानी है ना, रत्नाकर डाकू और वाल्मीकि वाली। तो या तो रत्नाकर डाकू बदल गया राम राम मरा मरा करते हुए, तो या तो ऐसी स्थिति आए कि भूल सुधार करें और लगे कि हाँ हमने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करना है, हमने गलती की। क्या लगता है ये प्रायश्चित करेंगे? नहीं, क्योंकि इन्हें सत्ता से सटना है, प्रधानमंत्री मोदी से निकटता पानी है, उनके सामने ही करना है। उनके जो क्लब हैं, जिनमें सत्ता से जुड़े लोगों के क्लब हैं, उनमें शामिल होना है। आपको अपना नंबर बढ़ाना है और उसके बाद उसके जो फायदे हैं वो फायदे भी लेने हैं। और इन सब के अलग किसी की और कोई महत्वाकांक्षा हो सकती है। कोई खुद को महान सनातनी मानते हुए बेशर्मी की पराकाष्ठा पर जाकर शोज में हर रोज ऐसा एजेंडा तलाशता है, उसकी भी कुछ वजह है। उन वजहों को जाने बगैर और उनके सुधरने की गुंजाइश तय किए बगैर अगर संपादकों में से आपने, जो लोग इस मीटिंग में जा रहे हैं, आपने अगर क्लीन चिट देने के रास्ते पर आपको फैसला किया, तो आने वाला वक्त आपको माफ नहीं करेगा। इस मीटिंग में राजदीप सरदेसाई भी हैं, जा रहे हैं, होंगे, मेंबर हैं। राजदीप सरदेसाई उसी चैनल में काम करते हैं। मैं राजदीप सरदेसाई से भी कहूँगा, राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष, जो सीनियर एडिटर और राइटर हैं, उन्होंने ट्विटर पर, शायद सागरिका का पढ़ा, राजदीप का मैंने नहीं पढ़ा, कि ये अनडेमोक्रेटिक है, बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ और लोग लिख रहे हैं, शेखर गुप्ता टाइप के लोग। अगर अनडेमोक्रेटिक है राजदीप, तो डेमोक्रेटिक क्या है ये आप उसी मीटिंग में आज बोलिएगा। क्या यह डेमोक्रेटिक है कि एंकर्स और जर्नलिस्ट और एडिटर्स सत्ता के लिए सुपारी लेकर, सत्ता के लिए पत्रकारिता करें, बेशर्मी की पराकाष्ठा हर रोज तोड़े, देश में नफरत का माहौल बनाए, सांप्रदायिक पत्रकारिता करे, देश में ऐसा माहौल बनाए कि भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो जाए, हिंदू मुसलमान एक गली, एक घर, एक पड़ोस में रहने वाला एक दूसरे का दुश्मन हो जाए, व्हाट्सएप में झगड़ा होने लगे, हिंदू मुसलमान होने लगे, हर आदमी नागरिक पहले, इंसान पहले खुद सोचे कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, ये प्रवृत्ति लोगों के जहन में भरा जाए और ये पत्रकारिता हो। ये डेमोक्रेटिक है राजदीप? ये डेमोक्रेटिक है राजदीप कि विपक्ष को लगातार बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बन जाए, राहुल गांधी को पर लगातार सवालों की मिसाइल दागें जो दरअसल सवाल नहीं आपके? आप सत्ता की तरफ से हर ज्यादतियों को, हर झूठ को, हर मक्कारी को, हर लफाजी को बचाव करें और विपक्ष के लिए आप ऐसी खाई खोदें, तो ये राजदीप डेमोक्रेटिक है? अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो जो इस पत्रकारिता के शिकार है, क्या उन्हें हक नहीं है अपना फैसला करने का? क्या उन्हें हक नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा? राजदीप ये भी पूछिएगा कि संदीप चौधरी का बहिष्कार क्यों हुआ है 1 महीने से? शैडो बैन, अघोषित बहिष्कार। संदीप चौधरी किसी सुधीर चौधरी से 100 गुना ज्यादा बेहतर पत्रकार है। तराजू ऐसे रखिएगा, यहां सुधीर चौधरी दिखेगा, यहां संदीप चौधरी दिखेगा। ज्ञान में, पढ़े लिखे में, जानकारी में, पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में, सवाल पूछने में, सत्ता और विपक्ष को भी समय समय पर घेरने में, यहां सुधीर चौधरी है। जमीन पर अगर कोई नीचे हो तो मैं नीचे भेज दूं पाताल, और यहां संदीप चौधरी है। सुधीर चौधरी के लिए आप सब एकजुट हो रहे हैं आज, या वैसे लोगों के लिए जिन पर क्या आरोप है मैं नहीं कहूंगा। आज मैं कोई तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी और ब्लैकमेलर ये सब नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी। लेकिन संदीप चौधरी के लिए तो कह सकता हूं। संदीप चौधरी के शोज आप देख लीजिए, 2, 3, 4 साल, 5 साल के, 2014 के पहले के देख लीजिए। राजदीप आप एडिटर थे आईबीएन ग्रुप के, सीनियर आईबीएन ग्रुप के, आप ही के ग्रुप के एक चैनल में आईबीएन में संदीप चौधरी एंकर थे, मुद्दा और तमाम शोज करते थे, और किस तरह से तब विपक्ष को घेरते थे, माफ करें, सत्ता पक्ष को घेरते थे। कांग्रेस सरकार थी यूपीए की,
50 शोज संदीप चौधरी के होंगे जिसमें कांग्रेस के मंत्रियों की चमड़ी उधेड़ दी, बकिया उधेड़ दी। उसी संदीप चौधरी को बीजेपी ने बैन किया है क्योंकि आज सत्ता बीजेपी की है। संदीप चौधरी के ज्यादा सवाल बीजेपी से होंगे क्योंकि 9.25 साल बीजेपी के हैं। तमाम वादे, इरादे और लफाजियां बीजेपी और सरकार की है, लेकिन संदीप चौधरी के शो का 15 अगस्त से बहिष्कार कर रखा है बीजेपी ने। पता है आपको राजदीप? आप तय करिए, आज मीटिंग में जाने से पहले सोचिए कि संदीप चौधरी ज्यादा बेहतर पत्रकारिता दायित्व का निर्वाह कर रहा है या सुधीर चौधरी कर रहे हैं? तो फिर आप बोलिए कि संदीप चौधरी पर बहिष्कार क्यों पहले बीजेपी उठाए। उसी चैनल में है इंडिया टुडे में राजदीप, जहां करण थापर शो करते थे, डेविल्स एडवोकेट। करण थापर का वो इंटरव्यू आज भी दुनिया जानती है। 2007 में मुख्यमंत्री मोदी से वो सवाल पूछ रहे थे गुजरात दंगों पर। तीसरे सवाल में ऐसे पानी पीते हुए मुख्यमंत्री मोदी ने कहा दोस्ती बनी रहे, इंटरव्यू खत्म हो गया। तब का दिन और उसके बाद आज का दिन करण थापर ब्लैकलिस्टेड, और जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो डेविल्स एडवोकेट उनके शो का बीजेपी ने बहिष्कार किया और उसके बाद वो शो धीरे धीरे बंद करना पड़ा क्योंकि कोई उपाय नहीं था या जिस भी वजह से इंडिया टुडे ने बंद कर दिया। क्यों हुआ? बीजेपी का बहिष्कार सही है? रवीश कुमार 2016 से रवीश कुमार के शो में बीजेपी नेताओं ने जाना बंद कर दिया, प्रवक्ताओं ने जाना बंद कर दिया, अघोषित बहिष्कार कर दिया। क्यों हुआ? सही था क्या? 2014 में चुनाव के बाद एक खबर को लेकर, जिस खबर पर बरखादत और एनडीटीवी ने माफी मांग ली थी, करेक्शन कर दिया था एक ट्वीट को लेकर सुषमा स्वराज के हवाले से, जिसको मैं परसों वीडियो में बता चुका, विस्तार से नहीं जाऊंगा। तब एनडीटीवी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था बीजेपी ने। सही था क्या? 2009 में मैं टीवी 9 में जब था, मैंने ये भी परसों तरसों के वीडियो में बताया कि एक प्रवक्ता ने आकर, सीनियर प्रवक्ता है, हर चैनल पर आजकल दिखते हैं, टॉप 3-4 में आकर मेरे कमरे में बताया कि अजीत भाई आप थोड़ा बीजेपी पर धीरे हाथ रखिए, आपसे लोग नाराज हैं क्योंकि आप बीजेपी नेताओं से बहुत सवाल पूछते हैं, थोड़ा हल्के रखिए, बाकियों से सवाल पूछिए, है नहीं इतने लोग आपसे सवाल पूछने वाले। मेरे केबिन में आकर कह गए थे वो प्रवक्ता। और ज्यादातर प्रवक्ताओं ने मेरे शो में टीवी 9 में आना बंद कर दिया था। राष्ट्रीय बस उस शो का नाम था। 2-3 लोगों को पर्सनल ग्राउंड पर किसी ढंग से मैं बुला लेता था, लेकिन ज्यादातर ने अघोषित बहिष्कार कर दिया था। और यह सब अनिल बलूनी के कार्यालय से तय होता है, जो मीडिया प्रभारी है। उन्होंने ही तय किया होगा संदीप चौधरी का बहिष्कार, उन्होंने तय किया होगा मेरे शो में नहीं आएगा, उन्होंने तय किया। और राजदीप आपको क्या कहे, आपके शो में बहुत बार नहीं आते बीजेपी नेता, वही अमित मालवीय आता है, आपको रगड़ के, आपको गाली दे के, आपको जलील करके चला जाता है। तो आप बहुत डेमोक्रेटिक हो सकते हैं राजदीप, सब आपकी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी मुझे किसी ने बताया प्रीति चौधरी जो आपके चैनल के एंकर हैं, और मैं मानता हूं ठीक ठाक लड़की, अच्छी रिपोर्टिंग करती होगी, कई बार मैं उसके वीडियो देखता हूं। आज के दौर में जो लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं उसमें प्रीति चौधरी है। सुना प्रीति चौधरी के शो में आने से बीजेपी वालों ने मना किया, किसी ढंग से इंतजाम किया गया, कोई बीच का रास्ता खोला गया जिससे वहां। ये क्यों हो रहा है? जिसकी सत्ता है, जो सरकार में है, जिसकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सुरसा की तरह मुंह खोले हजारों सवाल हैं, उनसे कोई सवाल पूछता है तो मुश्किल है, वो बहिष्कार कर देंगे, वो शैडो बैन कर देंगे, आपके शो में नहीं आएंगे। और चमचों के जो शोज हैं जिसमें उनको एक बैठा हुआ है, 6 विंडो खुल जाता है, एक में कोई बीजेपी प्रवक्ता है, एक में कोई राजनीतिक विश्लेषक है जो दरअसल संघ का प्रचारक, विचारक या जो भी है, उसके नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं फर्जीवाड़ा, एक कोई पत्रकार है जो दरअसल पत्रकार नहीं है, पूरी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता है। नाम अभी ले सकता हूं 3-4 के, कल भी 3-4 चैनल पे बैठे थे, परसों भी बैठे थे। उनके सारे लेख दैनिक जागरण में या जहां भी छपते सीधे सरकार की चापलूसी करते हुए होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। उसको आप किसी पर्चे में छाप दीजिए और नीचे लिख दीजिए फला जी और बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता, तो कोई फर्क नहीं होगा, वो बैठा होता है। तो 3 हो गए। चौथा एंकर हो गया, वो भी उसके नीचे भले फला जी हैं, एंकर हैं, लेकिन दरअसल वो बीजेपी के प्रवक्ता की शक्ल में बैठे हैं, मतलब नकाब में बैठे हैं, एंकर के हैं, दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता। 4, और आपने विपक्ष से 1-2 को बुला लिया और उसके चारों मिलकर उस पर टूट पड़े। ये तो डिबेट हो रहा है। ऊपर लिख दिया सनातन के खिलाफ विपक्ष क्यों, सनातन से विपक्ष को दिक्कत क्यों। अरे क्या कर रहे हो भाई, और उसको पत्रकारिता कर रहे हो। एक भी शोज जिन एंकर्स ने बीते सालों में कहीं भी देश के बुनियादी मुद्दों पर नहीं किया है, कोर इशू पर नहीं किया है, वो एंकर्स आज बिलबिलाए हुए हैं और कह रहे हो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। किससे सवाल पूछ रहे हो भाई, बताओ सवालों की लिस्ट। मैं तो कहता हूं जो लोग आप इस बैठक में जा रहे हैं, उन एंकर्स ने जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों में, जब से उनके बहिष्कार की खबर आई 5 दिनों में, कहा है कि वो सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उनके सवालों से विपक्ष डर गया। हम तो सवाल पूछते रहेंगे,
हम तो सवाल पूछते रहेंगे, विपक्ष तो डर गया, हमारा अधिकार ले लिया, ये देश में आपातकाल है। ये सब नौटंकी करने वाले जो लोग हैं उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि 9 साल में सवालों की लिस्ट दे दो जो तुमने मोदी से पूछे, मोदी की सरकार से पूछे, डायरेक्ट, प्यादों से नहीं, सिस्टम की आड़ लेकर नहीं कि सिस्टम गड़बड़ है, एक बहुत चालाकी कभी कभी करते हैं। डायरेक्ट मोदी से पूछे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, अच्छे दिन के वादे मोदी के थे, जितने वादों की लिस्ट है मोदी के खाते में है। तो मोदी से कितने सवाल पूछे, अमित शाह से कितने पूछे, योगी से एक भी सवाल, मैं तो कहता हूं एक सवाल, ट्विटर पर भी एक सवाल भेज दो, बता दो कि हमने ये सवाल 9 साल में मोदी से पूछे। बाकी मैं तुम्हें भेज देता हूं कि 300 तुमने नफरती एजेंडे वाली कितने थंबनेल तुम्हारे वायरल हो रहे हैं जो तुमने किए हैं बीते 9 सालों में, और खासतौर से बीते 5-6 सालों। क्या बात कर रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो, ये पत्रकारिता है। मैं तो कहूंगा सीधे ज्वाइन कर लो, चले जाओ 5 जन, ये सब जितने मुखपत्र हैं उसमें चले जाओ, करो। क्या बेशर्मी का लबादा ओढ़कर और उसके बाद खुद को पत्रकार कहते हो, और उसके बाद संपादकों का यह संगठन उनके बचाव में आज फैसला लेगा और बचाव में बैठेगा। लानत है अगर उनके बचाव के लिए कोई योजना बनी तो। अब बात आती है, इसलिए मैंने इतनी बात राजदीप के लिए कही, और मैं सही कह रहा हूं, ये आर पार का वक्त है। और यह आर पार का वक्त इसलिए है कि जब पत्रकारिता दायित्व का निर्वाह नहीं हो रहा है तो लोगों को बोलना तो होगा, दर्शकों को भी बोलना होगा। मैं स्वैच्छिक तौर पर चैनलों से निकल कर आया था, पहली बार भी निकला, दूसरी बार भी निकला 2019 में, और तय करके निकला कि मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना है। आज यूट्यूब पर आप लोगों का, दर्शकों का आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है कि जो नहीं चाहा था वो आपने दिया। लाखों लोग आज देखते हैं, मेरे साथ एक छोटी सी टीम है, और सब कुछ अपने मन से, अपने हिसाब से करता हूं, सिर्फ आप दर्शकों के दम पर। लेकिन आप दर्शकों की जिम्मेदारी अब ये भी है, क्योंकि सचेत, सजग और जागरूक नागरिक ही यह तय कर सकता है कि देश में अगर माहौल खराब हो रहा है, देश में अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिन रात कोशिश हो रही है, नफरत बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार वो चैनल, वो एंकर्स भी हैं जो यही काम करते हैं, जिनके मोदी जी ने मेरे लिए कहा था, ऐसे लोग, मेरे या विनोद कापड़ी के लिए, कैसे लोगों को ब्लड में मुझे गाली देना। दरअसल वैसे लोगों की फितरत सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की चापलूसी करना, विपक्ष को बदनाम करना, उनके खिलाफ साजिश करना और सुपारी जर्नलिज्म करना है। ऐसे सुपारी जर्नलिज्म करने वालों को अगर बचाव करते हैं तो सोचिएगा कि संपादकों के संगठन के होने का मतलब क्या है, और आज इस संगठन के बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। मेरी बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट कई बार, कई मौकों पर कह चुका है कि चैनल्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। सेल्फ रेगुलेशन नाम की कोई चीज है, अगर कागजी ही सही, उसे मजबूत करने की जरूरत है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, आज के अखबारों में खबर छपी, और पहले भी एक 13 या 14 अगस्त को सुनवाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था न्यूज चैनलों की संस्था एनबीडीए को लेकर, उनकी जिम्मेदारी को लेकर। तब उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो मालिकों की संस्था है एनबीडीए, उनकी तरफ से अपील है। और तब पिछली सुनवाई पर अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं उस ढंग से ये रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है। सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म आपके पास है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। 1 लाख की पेनल्टी देने से, रखने से किसी को अगर कर भी देते हैं तो क्या होता है, 15 साल से आपने वही पेनल्टी रखी है। फाइन तो उस अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में चैनल उस शो से पैसे कमाता है। हम मानते हैं सरकार का दखल रेगुलेशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन इफेक्टिव तो हो, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों की बेंच ने, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने अलग अलग समय पर कहा था कि हेट स्पीच को, चैनल्स हेट स्पीच को बढ़ाते हैं, और दरअसल कई बार एंकर्स लगता है हेट स्पीच दे रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के बीते 3 सालों में ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर जाएंगे तो यह वीडियो आधे घंटे का बनेगा। एंकर्स को ऑफ एयर आपने कितनी बार किया, यह तक सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है कि आपने इस तरह के कंटेंट के लिए जो एंकर जो चैनल एजेंडे से संचालित हो रहे हैं, समाज में दरार डाल रहे हैं, आपने कितनी बार ऐसे एंकर्स को ऑफ एयर किया, यह तक पूछा है मालिकों की जो संस्था है एनबीडीए। लेकिन कुछ हुआ क्या? किसी एंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? किसी एंकर पर नफरत के आरोप लगाते हुए, नफरत फैलाने के आरोप लगाते हुए, सांप्रदायिक कवरेज के लिए, फेक न्यूज के लिए पेनल्टी तक कर दी गई, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा क्या? तो जब नहीं बिगड़ा तो फिर दर्शक के नाते आपकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि मान लीजिए ये सुधरेंगे नहीं। और उसके बाद मैं आखिर बात,
विपक्ष का यह फैसला सही है, क्योंकि क्यों जाए आपके ट्रैप में, क्यों जाए आपका शिकार बनकर, क्यों जाए आपके शोज में पंच बैग बनकर, क्यों जाए आपके शो में इसलिए कि 4 लोग मिलकर आप विपक्ष को अपनी पिच पर लाएं, अपनी जमीन पर लाएं, अपने मैदान में लाएं और विपक्ष को रौंदने की कोशिश करें और उसके बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएं। क्यों जाए? वो तय किया कि नहीं जाएंगे। बीजेपी के दर्जनों मंत्रियों नेताओं ने तय किया फला फला के साथ नहीं बैठेंगे, जैसे राजदीप सरदेसाई। उनके साथ बीजेपी का कोई केंद्रीय मंत्री इंटरव्यू के लिए बैठने को तैयार नहीं होता है। टीवी टुडे के कॉन्क्लेव में राजदीप सरदेसाई के साथ बीते सालों में कहा जाता है या तो एंटरटेनमेंट और जो खिलाड़ी हैं उनके इंटरव्यू करते हैं, उनके हिस्से मिलते हैं। इतना बड़ा संपादक, सुपरस्टार एक जमाने का, आज से 15-20 साल पहले तक का, 5 साल 6 साल 8 साल में राजदीप का ये डाउनफॉल हुआ जब से सरकार गिरी। डाउनफॉल इस सेंस में कि मतलब जो पावर था, जो उनकी हैसियत थी। राजदीप के शो में कोई बीजेपी का मंत्री क्यों नहीं जाता? एक नितिन गडकरी जाकर उनको ऑब्लाइज करते हैं, मराठी हैं शायद, वो एंगल होगा। क्यों नहीं जाता है? क्यों राजदीप के शो का बहिष्कार करता है? क्यों नहीं राजदीप इंडिया टुडे के इतने बड़े चेहरे हैं, क्यों नहीं राजदीप के इंटरव्यू में अमित शाह या बड़े नेता पीयूष गोयल या जो भी और हैं, राजनाथ सिंह बैठते हैं? क्यों ऐसा होता है कि राजदीप को साइड के, जैसे होता है ना, साइड के रोल दिए जाते हैं? क्योंकि उन्हें राजदीप पसंद नहीं है, क्योंकि राजदीप की पत्रकारिता उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प है। जो बेहतर विकल्प है उनके साथ वो बैठना चाहते हैं। तो बहरहाल वीडियो शायद लंबा हो गया, इसको यहीं ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि संपादकों जो इस मीटिंग में जा रहे हो, अपने ज़मीर को जिंदा करो, वहाँ वही कहो जो आपको कहना चाहिए। पत्रकारिता के पक्ष में, एंकर्स के सामने कि आप सुधरो तो ठीक, नहीं सुधरो तो हमारा समर्थन नहीं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन करिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। नमस्कार।